नमस्कार मित्रों। आज हम लोग इस क्लिप में पिछले क्लास के अंतर्गत, पिछले लेक्चर के अंतर्गत जो इस टॉपिक को छोड़ा था उसे लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग केवल नाम ड्राफ्ट कर लिए थे कि अकाउंटिंग के सब फील्ड्स क्या क्या है। कई ऑथर, कई विद्वान अलग अलग कई प्रकार के टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग का वर्णन किया है अपने आलेखों में, और उन्होंने ये ज़्यादा किया या कम किया ये मेरी हैसियत नहीं है बहस करने की, लेकिन द आईसीएआई अकाउंटिंग के इसी 5 सब फील्ड्स को डिस्कस करता है और ये ज़्यादा लॉजिकल भी है। हम लोग आज चर्चा करेंगे इसी 5 सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग पर। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको ये जानना। अभी तक हम लोग अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग जिस रूप में शुरू किया गया, अकाउंटिंग के उसी रूप को आज हम लोग हिस्टोरिकली जिस रूप में था वो आज के दौर में वित्तीय लेखांकन के रूप में प्रयुक्त है। ऐसा कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कब पैदा हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई, ये नहीं बताया जा सकता। न तो उसके डिकेड्स न सेंचुरी बताए जा सकते हैं। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ ग्रेजुअली ग्रो किया है। इसका वर्किंग एरिया क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किन क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है, तो ये किसी भी प्रकार का कंसर्न हो, सोल ट्रेड हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो या सर्विसेज कंसर्न हो, सभी प्रकार के कंसर्न्स के लिए उपयोगी है। और सिर्फ उपयोगी ही नहीं कह सकते हम लोग, कई प्रकार के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके लिए ये कंपलसरी है, लीगली कंपलसरी है। जैसे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग कीप करना कंपलसरी है। ये लीगल कंपल्सन है कंपनी का, उसको फॉलो करना चाहिए। ये वर्ष भर चलता है और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसके आधार पर कंसर्न्स के टैक्सेशन प्रोसीजर्स को गवर्नमेंट फॉलो करती है, उसको लीगल एविडेंस के रूप में मानती है। अर्थात फाइनेंशियल अकाउंटिंग सभी प्रकार के कंसर्न के लिए उपयोगी है क्या ये? बहुत सारे डेफिनेशन ऑथरों ने दिए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, वित्तीय लेखांकन के बहुत सारे डेफिनेशन है। मैं इसको 2 टर्म में बांट कर चर्चा करना चाहता हूं, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। फाइनेंस शब्द का विस्तार आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये जो समझ लें कि सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन फेवर ऑफ कंसर्न, दैट इज फाइनेंस। संस्था के हित में धन प्राप्त करने के स्रोतों और उसके उचित प्रयोग को निर्धारित करना या उचित प्रयोगों के तरीकों को का अध्ययन करना ही वित्तीय अध्ययन है, वित्त है। और अकाउंटिंग, तो मैं अकाउंटिंग के 6 प्रोसेस को सैचुरेट करके फाइनेंस से जोड़ने का प्रयास करता हूं। तो उस 6 में से 3 ही प्रोसेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत अपनाए जाते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजेशन। तो इस प्रकार यदि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इस आधार पर डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग sources of fund and its application is called financial accounting। मेरे दृष्टिकोण से ये समझने के लिए अधिक उपयोगी है। ये मैं नहीं कह सकता कि आलोचक इसे किस रूप में लेंगे, लेकिन ये समझने के लिए काफी उपयुक्त है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इन 2 टर्मों से समझा जाए। खैर, अब हम लोग बढ़कर चले आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। माना जाता है कि 17वीं सेंचुरी से कॉस्ट अकाउंटिंग का एप्लीकेशन शुरू हुआ, 17वीं शताब्दी से। तो इसकी पैदाइश के सेंचुरी को हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि 17वीं शताब्दी से फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एप्लीकेशन में आया। अब इसके सर्विस एरिया क्या है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए ही अधिक उपयोगी है, ये कहा जा सकता है। कई विद्वानों का मत है, ये कहना उचित होगा कि यह सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए उपयोगी है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। ये है क्या, अब जरा इसका चर्चा करें हम लोग, तो ये भी 2 टर्मों से मिलकर बना है, कॉस्ट और अकाउंटिंग। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ द कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट? लागत क्या है? तो लागत की भी बहुत सारी परिभाषाएं आप जानते होंगे, मैंने भी पढ़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत छोटे में हम लोग इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस इनकर्ड इन
production of any goods or services, sum of the expenses incurred in production of any goods and services is called the cost of such goods and services. किसी भी वस्तु या सेवा को उपभोग के योग्य बनाने में, कंज्यूमेबल बनाने में जो खर्चे किए जाते हैं उन सभी खर्चों का योगफल ही उसका लागत है। तो अब इस दोनों टर्म को जोड़कर हम लोग कहें तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग expenses in production of any goods and services is called the cost accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग के बहुत सारे आयाम हैं, इसमें भी कई अलग अलग प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। लेकिन क्लियर है कि इसकी उपयोगिता मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए ही है। आप तीसरे टर्म पर आते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर तो काफ़ी बहस किया जा सकता है, लेकिन अभी ये जगह उपयुक्त नहीं है कि उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करें हम लोग, परंतु इसको भी इसी दो टर्म से देखें। और जो अकाउंटिंग प्रोसेस के 3 प्रोसेस फॉलो किए गए थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत, तो बाकी के 3 प्रोसेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत फॉलो किए जाते हैं। ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी सभी प्रकार के कंसर्न के लिए उपयोगी है और ऐसा माना जाता है, विद्वानों का मत है कि रेसिशन के बाद 1950 में अमेरिका द्वारा सबसे पहले इसको अपनाया गया, अप्लाई किया गया। तो इसका जन्म का वर्ष भी कह सकते हैं हम लोग कि 1950 से ये अप्लाइड है। और अब इसके अंतर्गत फिर हम लोग मैनेजमेंट और अकाउंटिंग इसी दो टर्म को अलग अलग जोड़ करके तब इसे डिफाइन करने का प्रयास करें ताकि विषय को समझ सकें। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम इसे ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपको डिलीवर कर सकूं। तो मैनेजमेंट, प्रबंध, बहुत सारी परिभाषाएं बहुत सारे ऑथरों ने लिखी है। मुझे लगता है कि बहुत छोटे में यदि डिस्कस करें हम लोग तो उपलब्ध संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ प्रयोग को सुनिश्चित करना ही प्रबंध है। जो मैंने अध्ययन किया उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इंश्योर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज इज मैनेजमेंट। तो अब फिर अकाउंटिंग के भी तीनों टर्म को साथ में जोड़कर डिस्कस किया जाए तो अकाउंटिंग का 3 प्रोसेस, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आउटपुट है, प्रोडक्ट है, वो रॉ मटेरियल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। जो इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, एनालिसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं वो तो आउटपुट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, लेकिन उसका इस्तेमाल मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने एनालिसिस को शुरू करने के लिए करता है। खैर, अब इस दोनों टर्म को मिलाकर यदि डिस्कस करें हम लोग तो एनालिसिस, interpretation and communication of the information of the procedure to ensure the maximum utilization of available resources is called management accounting। यानी प्रबंधकीय लेखांकन में हम लोग उन सभी तथ्यों का एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसे यूजर्स तक कम्युनिकेट करते हैं जो तथ्य उपलब्ध संस्था के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने से संबंधित है। अब विषय को बदलते हुए इस तीनों को एक साथ प्रॉपर्टीज के बारे में खास बात मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो मैथमेटिकल एप्लीकेशंस है वो पूरी तरह से है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किसी नए रिसर्च के लिए कोई स्पेस नहीं है। आप सभी जानते हैं कि ये स्पेस सदैव बना ही रहता है, नई बातों को शामिल करने की संभावना बनी ही रहती है। तो बहुत सारे शोध चल रहे हैं और उसका पूरा का पूरा संभावना है कि और भी नई बातें सामने आएगी। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डेवलपमेंट अकाउंटिंग अब भी मैच्योरिटी के उस लेवल तक नहीं गया है, इसको और भी समर्थ बनाना पड़ेगा। ये अंडर प्रोसीजर्स है भारत जैसे अर्थव्यवस्था में। और ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग के बारे में भी ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ये दोनों ही सबफील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग जो है उसे अभी भारत जैसी अर्थव्यवस्था में मैच्योर्ड होना है। अकाउंटिंग के इस दोनों प्रोसीजर्स को और अधिक डिस्कस, डिफाइन करने की जरूरत है। आज इसी टर्न पर हम लोग इस बात को खत्म करते हैं। नमस्कार।